Bismillahirrahmanirrahim. Second antitubercular drug is rifampicin. This is also called rifampin. The drug is rifampicin. It is also called rifampin. It is included in the classes rifamycins. ठीक है? ग्रुप इसका क्या है? केमिकल ग्रुप इसका है rifamycins. Chemical group is rifamycins. So mechanism of action. It blocks DNA dependent RNA polymerase enzyme. Mechanism of action, it blocks DNA dependent RNA polymerase present in both prokaryotic and eukaryotic cells. It is present in human beings, it is present in animals, it is present in bacteria, it is present in viruses. But there is a little bit difference in structure between the different RNA polymerases. RNA polymerase enzyme is made up of different chains. Chemically, it is made up of different chains of alpha, beta, gamma, sigma chains, etc. Okay, but usually it is also have some different subtypes. RNA polymerase also have different subtypes. So the DNA dependent RNA polymerase enzyme functions to produce RNA from DNA. To produce RNA from DNA. It converts DNA into RNA. And it is involved in the transcription phase. It is involved in the transcription phase. इसका मकसद क्या है? DNA dependent RNA polymerase enzyme जब ये ब्लॉक होता है तो it inhibits the transcription phase. जब ये ब्लॉक नहीं होता तो ट्रांसक्रिप्शन फेज जारी होता है. It blocks the transcription phase. ठीक है? फिनिश हुई. ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, दिस इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. सो दिस इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम होता है, ये आरएनए बनाता है लेकिन डीएनए से बनाता है. तो अगर डीएनए ना हो तो ये काम नहीं करता. आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए का पॉलीमर क्रिएट करता है. सिंगल चेन, डीएनए तो डबल हेलिकल होता है ना, आरएनए सिंगल हेलिकल होता है. तो ये आरएनए हमारे बॉडी में मुख्तलिफ काम करते हैं, इस तरह बैक्टीरिया के बॉडी में भी मुख्तलिफ काम करता है. ये जीन कोडिंग या इनकोडिंग करता है, जीन एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी काम करता है. तो जब ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाए तो आरएनए बनता नहीं है, आरएनए नहीं बनता, प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होती बैक्टीरिया के अंदर, उसकी रिप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है. बैक्टीरिया की रिप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है, तो इट इज ए बैक्टीरियोस्टेटिक. समझ आई? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब ब्लॉक हो जाए, इट ब्लॉक्स इन या इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन फेज. तो क्या हो गया? बैक्टीरियोस्टेटिक. ये रिफाम्पिसिन क्या है? बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है.
इधर लिख दें रिफॉर्मपिसिन। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये क्या करता है, इस पे जब रिफॉर्मपिसिन काम करता है तो इट ब्लॉक्स और इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन फेज। ये एंजाइम हाँ, ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा। ये एंजाइम जो है ना, एंजाइम इसको रिफॉर्मपिसिन इनहिबिट करेगा। जब इनहिबिट करेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फेज ब्लॉक हो जाएगा, तो बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी होगी। सही है। तो अगर आप ये चीज नहीं बनाना चाहते, सिर्फ ये एक फिक्रा लिख लें फिर भी खैर है, ठीक है। इट ब्लॉक्स द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, बाकी चीजें लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। सही है, ये मैं लिख लेता हूँ, खैर मिटा दूं ये। It blocks the DNA dependent RNA polymerase enzyme. It is a bacteriostatic drug, ठीक है। ये बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है रिफॉर्मपिसिन। इसके यूजेस, चूंकि मैंने आपको बताया, as I said to you, the DNA dependent RNA polymerase enzyme is shared by different eukaryotic and prokaryotic cell, but there is a little bit difference. So due to this reason, rifampicin can be used as antibiotic for other diseases, not just for tuberculosis. Okay, uses Mycobacterium tuberculosis, एवीएम कम्प्लेक्स, इसमें भी यूज होता है। या इस तरह लिख लें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेपराई। इसके लिए यूज होता है, एक्शन इसके और भी है, ठीक है। बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों। It is used in Mycobacterium tuberculosis, used in Mycobacterium leprae, which cause leprosy, used in both gram-positive and gram-negative bacterial infection, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम इस्तेमाल नहीं करते इसको, यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते इसको। काम करेगा जिसमें ये एंजाइम होगा, जिस बैक्टीरिया में ये एंजाइम होगा ना, ये काम करेगा। सर मतलब ये एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर होगा सर। हाँ, तो अगर ये प्रेजेंट होगा तो रिफॉर्मपिसिन काम करेगा, अगर ये ना होगा फिर नहीं करेगा। सही है। both gram positive and gram negative bacterial infection, but usually we do not prefer to use rifampicin in bacterial infection rather than tuberculosis to prevent the emergence of resistance, ठीक है। usually हम इस्तेमाल नहीं करते, usually we do not prefer to use rifampicin as a first line in gram positive or gram negative infection to prevent the chances of emergence of resistance by bacteria against the drug, ठीक है। we prefer other drugs in other bacterial infection except tuberculosis। tuberculosis में हम रिफॉर्मपिसिन देते हैं, बाकी ड्रग में इन्फेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन हम देते नहीं है, इसको हम एक साइड पे रखते हैं। स्पेशली तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, लेकिन बाज़ औक़ात हम दूसरे डिजीज में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बट यूजुअली नॉट यूज्ड alone to prevent emergence of resistance। ये emergence of resistance होती क्यों है?
बैक्टीरिया जो है वो अपने आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग साइट्स को चेंज करता है ताकि ये रिफाम्पिसिन उसके साथ अटैच ही ना हो सके। समझ आइए? तो इससे बैक्टीरिया रेजिस्ट हो जाता है। रिफाम्पिसिन तो पहुंच जाता है उधर, लेकिन वो अटैच नहीं होता पॉलीमरेज एंजाइम के साथ। तो जब अटैच नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा? रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होती है? बैक्टीरिया अपने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बाइंडिंग साइट्स को चेंज करता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी या एक्शन में आपने लॉक एंड की मैकेनिज्म पढ़ा होगा। हर एक ताले की अपनी चाबी होती है ना। जब आप ताला चेंज कर दे तो चाबी उस पे काम नहीं करती, या समझ आइए? तो इस तरह ये बैक्टीरिया उस प्रोसेस को काम में लाता है। ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है, हाँ, क्योंकि आरएनए जो है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है। सही है? आरएनए का मतलब है, इसमें एक आप इस तरह कर लें कि मैंने जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर लिखे हैं ना, फ्लोमिनोज फ्लोरोक्विनोलोन्स नीचे लिखा होगा रिफॉर्म, देख ले जरा उसमें। हर बैक्टीरिया कोशिश करता है कि वो एंटीबायोटिक से किल या इनहिबिट ना हो, उसके लिए वो अपने अंदर कुछ खास तब्दीली लाता है। उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। फ्लोरोक्विनोलोन्स देखिए जरा, इसमें नीचे लिख ले रिफाम्पिसिन। ये मैंने इसलिए छोड़ा था, आप समझ आई? ये एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी ना, क्लासिफिकेशन, उसमें मैंने लिखा था न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, तो उसमें लिखा है क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स, और उसके नीचे लिखे रिफाम्पिसिन। क्विनोलोन्स फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ लिखे रिफाम्पिसिन। हाँ, इसके साथ लिखो रिफाम्पिसिन। यूजेस है ये, अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोसिला एबोर्टस इन्फेक्शन। ठीक है, ब्रोसिला इज ए बैक्टीरिया, ब्रोसिला, द डिजीज इज कॉल्ड ब्रोसिलोसिस। क्या करते हैं उसको? कहते हैं ब्रोसिलोसिस। It is used for treatment of Brucella abortus infection which cause brucellosis. ये ब्रोसिलोसिस जो है ना, ब्रोसिला एबोर्टस, ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में एबॉर्शन काज करता है। फीमेल प्रेग्नेंट जो है ना, प्रेग्नेंट फीमेल्स, उसमें एबॉर्शन काज करता है, इसलिए इसको एबॉर्टस बोलते हैं। बैक्टीरिया ब्रोसिला एबोर्टस, डिजीज को ब्रोसिलोसिस बोलते हैं, बैक्टीरिया ब्रोसिला एबोर्टस है। हाँ, यहाँ पे भी काम करता है। इसके साथ ये जो है ना, इसके यूज में HIV इन्फेक्शन। अच्छा, HIV, हेलो, आवाज कम सुनाओ, मोबाइल का जमा, मोबाइल ना हो। अच्छा, HIV इन्फेक्शन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। क्या है ये? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बच्चों में फ्लू काज करता है। ज्यादातर बच्चे जो ज्यादातर फ्लू, बैक्टीरिया फ्लू का शिकार होते हैं ना, इसमें सबसे खतरनाक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है। हिब इन्फेक्शन इसे बोलते हैं, हिब, बच्चों में फ्लू काज करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसको हम शॉर्टली बोलते हैं हिब।
हिब इन्फेक्शन, ठीक है। और बर्न इन्फेक्शन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, बर्न इन्फेक्शंस, ठीक है। मोस्टली काज बाय सुडोमोनास, मोस्टली काज बाय सुडोमोनास, ये बैक्टीरिया है सुडोमोनास, ठीक है, सही है। सुडोमोनास इज ए बैक्टीरिया which is mostly involved in burn infection। जब स्किन जल जाती है ना, वुंड खराब हो जाते हैं, तो उसमें ज्यादातर ये सुडोमोनास एरोजिनोजा इन्वॉल्व होता है। ये सुडोमोनास एरोजिनोजा किधर पाया जाता है? साइल में, साइल में, सही है। गलता तो है, ये आ जाता है, ठीक है। नहीं, सुपर नहीं, सुपर का मतलब है ना, जब एक इन्फेक्शन के ऊपर दूसरा आ जाए, वो अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू हो गया, उसको हम बोलते हैं सुपर, या एक के ऊपर दूसरा, तो सुपर इन्फेक्शन ये हो सकता है। लेकिन अगर ये अकेला मौजूद है तो प्राइमरी इन्फेक्शन है, सही है। अब जरूरी नहीं है कि बर्न इन्फेक्शन जब होगा तो वो सुडोमोनास होगा, वो स्ट्रेप्टोकाकाई भी हो सकता है। ये है adverse effects। CNS effects are similar to, एक बात मैं भूल गया इसके नीचे, लेकिन it is mostly used in combination with INH for treatment of tuberculosis, mostly rifampicin plus INH combination is given, ठीक है। पहले ये रिफाम्पिसिन स्ट्रिप्टोमाइसिन कॉम्बिनेशन में भी दिए जाता थे, ठीक है। रिफाम्पिसिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन रिफाम्पिसिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन कॉम्बिनेशन से इसकी एक्टिविटी ज्यादा है इससे। जो ट्यूबरकुलर को हम अक्सर कंबाइन देते हैं, हाँ, लेकिन रिफाम्पिसिन को जब आईएनएच के साथ कंबाइन करके दें तो इसकी एक्टिविटी रिफाम्पिसिन के साथ स्ट्रिप्टोमाइसिन की एक्टिविटी से ज्यादा है। ये मोर पावरफुल है, ये लेस पावरफुल है, समझ आ रहा है। रिफाम्पिसिन के साथ आईएनएच लगते हैं तो मोर पावरफुल है, रिफाम्पिसिन के साथ अगर स्ट्रिप्टोमाइसिन लगते हैं तो लेस पावरफुल है, ठीक है। तमाम ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में से अक्सर अगर अनट्रीटेड छोड़ दिए जाए ना तो 5 साल में वो आदमी पेशेंट चला जाता है, ठीक है। अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो 5 साल तक वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, हाँ, बस उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स में लिखे सीनियस इफेक्ट्स आर सिमिलर टू, सीनियस इफेक्ट्स आर सिमिलर टू, इससे पहले कौन सा ड्रग किया? पैराजिनामाइड किया था, नहीं कल आईएनएच। जीआई या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट,
या अपसेट स्टमक, ठीक है। ये नाजिया काज करता है, वोमिटिंग करता है, डायरिया भी करता है, ठीक है। इसके जो सीएनएस एडवर्स इफेक्ट्स है ना, कल आईएनएच किया था ना, उससे सेम है, सेम है बस, वो दोबारा नहीं लिख सकते, वो सब सेम है, ठीक है, वो आप याद रखें। इसके साथ स्किन रेशेस हो सकती हैं, हाँ, और वास्कुलाइटिस हो सकता है, ठीक है। वास्कुलाइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज को। पेरिफेरल न्यूराइटिस भी इसमें होता है, वो सीएनएस इफेक्ट है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूराइटिस, लिवर टॉक्सिसिटी, वो भी इसमें है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंक्रीज एलएफटी, ये इंक्रीज एएलटी, एएलटी का क्या मतलब है, हाँ, एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज, ठीक है। और जब एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज इन्वॉल्व ज्यादा होगा तो इसका ये मतलब हुआ कि लिवर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये लिवर के अंदर होता है, जब लिवर की इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो एलटी की मिकदार ब्लड में बढ़ जाती है, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ लिवर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इसके साथ है फ्लू लाइक सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स, जिसको हम, इसमें जो बॉडी फ्लूइड्स है ना, ये जो फ्लू है, फ्लू, इसमें बॉडी फ्लूइड्स रिलीज होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ठीक है। नाक से पानी बहता है, स्नीजिंग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें जो कलर होगा बॉडी फ्लूइड का, वो ऑरेंज या रेड होगा। सिर्फ रिफाम्पिसिन की बात कर रहा हूँ, सब फ्लू में नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं, ये बॉडी फ्लूइड्स आर रेड और ऑरेंज कलर ड्यू टू रिफाम्पिसिन, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडमैन सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, हाँ, रेडमैन सिंड्रोम। ये B6 डिफिशियंसी बहुत सी चीजों से होती है, पेज में लिखा है ना, सीएनएस इफेक्ट सिमिलर टू आईएनएच, सही है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मैंने भी जिक्र किया, ये तकरीबन तमाम एंटी ट्यूबरकुलर से होती है, B6 की डिफिशियंसी। अच्छा, ये मुझे रीजन बताएं कि B6 की डिफिशियंसी जो है ना, ये होती क्यों है, क्यों होती है। मैंने कहा ना होती है, तो इसके लिए हम B6 डिफिशियंसी कम करने के लिए हम वाइट B6 देते हैं। होती क्यों है, होती रीजन है कोई जहन में,
होती इसलिए तो एक तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये विटामिन B6 की एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। दूसरा ये ना कि हमारे जीआईटी में जो नॉर्मल फ्लोरा है ना वो B6 क्रिएट करता है, तो जब वो किल हो जाते हैं तो B6 की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द जीआईटी जब किल हो जाता है तो B6 की प्रोडक्शन कम हो जाती है। रीजन था ये। हाँ हाँ क्रिएट करता है, ये उसका काम है, क्रिएट करता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें डिजीज में उसकी डिफिशिएंसी को कम करने के लिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन ये उसने अल्लाह ताला ने उसको ये काम सौंपा है कि आपने ये करना है, बी कम्प्लेक्स बनाना है। इसको मार देता है, इसलिए तो हम एंटीबायोटिक्स के साथ मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट या फ्रूट्स एडवाइस करते हैं। ये ज्यादा नहीं खत्म नहीं होता, ये तो 4-5 दिन के लिए वो थेरेपी होती है ना, वो फिर रीएस्टेब्लिश होता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। ये नॉर्मल फ्लोरा दोबारा रीएस्टेब्लिश होता है, लेकिन टाइम उसमें लगता है। उस दौरान आदमी का मुंह पक जाता है या फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। सही है। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन जो है एंटीकोएगुलेंट्स या वारफरीन इसके साथ है, हेपरीन के साथ भी है, ठीक है, ये भी एंटीकोएगुलेंट है। ये ड्रग है ना हेपरीन, एंटीकोएगुलेंट है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स हाँ सिर्फ लिख लें फिर मैं बताता हूँ। ग्लाइसीमिया हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है जब ग्लूकोज की मिकदार ब्लड में नॉर्मल से नीचे चला जाए। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है जब ग्लूकोज की मिकदार ब्लड में नॉर्मल से ऊपर चला जाए। तो जब नॉर्मल से ऊपर चला जाए और वापस नहीं आता, यानी कुछ टाइम तक ये वापस आ सकते हैं। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। किसी ने ज्यादा मीठा खाया है तो लाजिम है उसका ब्लड शुगर थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वापस नॉर्मल पे आ जाता है। लेकिन ये हमेशा अगर ऊपर रहे 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 ज्यादा और कम ना हो तो हम कहते हैं इसको डायबिटिस मेलाइटस है, ठीक है। तो उस डायबिटिस मेलाइटस को कवर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जब हम ओरल ड्रग्स देते हैं ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया कर दे, हाइपर को हाइपो कर दे, तो उसको हम कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, ठीक है। हाँ हाइपोग्लाइसीमिक्स आर ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ठीक है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। इसके साथ साथ ये ओरल कंट्रासेप्टिव्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है। ओरल कंट्रासेप्टिव्स क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन्स, SAIDs and NSAIDs। SAIDs and NSAIDs, ठीक है, इनके साथ भी करता है। स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है। डोज इसका, डोज जो है इसका 8 to 10 मिलीग्राम kg
body weight 8 to 10 milligram per kg body weight per day on empty stomach. ठीक है, ये भी निहार मुंह है सुबह नाश्ते से पहले। डोज 8 to 10 milligram per kg per day on empty stomach. ठीक है, सेट steroidal anti-inflammatory drugs, non-steroidal anti-inflammatory drugs.